एवं संस्थापक महोदय, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए साधुवाद, हार्दिक बधाई, मंगल कामना। स्वतंत्रता सेनानी के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के जन्म जयंती पे आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, हार्दिक मंगल कामना करते हुए आज के जूम में उपस्थित सभी लोगों को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे तरफ से सहमति है, अनुमति है। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं आज के प्रथम वक्ता के रूप में रामप्रसाद बौद्ध प्रदेश संयोजक झारखंड जी से अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर अपना उद्बोधन रखें। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी अंजू बौद्ध जी, संचालनकर्ता महोदय और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक सह अध्यक्ष मानव धर्म प्रकाश भारतीय साहब, अध्यक्ष मानवर बादल सिंह बौद्ध साहब तथा देश भर से जुड़े इस कार्यक्रम में सभी साथियों को मेरी ओर से नमो बुद्धाय जय भीम। आज का जैसा विषय है, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आज का जैसा विषय है कि तिलका मांझी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज उनकी जीवनी की चर्चा करनी है। तिलका मांझी जी बिहार प्रदेश के भागलपुर जिला अंतर्गत एक सुल्तानगंज जगह है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध जगह है। उस जगह से जो बैद्यनाथ धाम की यात्रा लोग करते हैं सावन महीने में, तो वहीं से जल लेकर, गंगा जी का जल लेकर लोग जाते हैं। तो वैसे पावन धरती पे बिरसा है तिलका मांझी जी का एक तिलकपुर गांव में हुआ। उनके तिलकपुर गांव में संथाल परिवार में हुआ, लेकिन अभी इसमें क्लियर नहीं है कि वो संथाल थे कि पहाड़िया थे। अभी इतिहास में उनका क्लियर नहीं है। उनके पिताजी का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी का जो नाम है वो असली नाम जावरा पहाड़िया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उनको तिलका मांझी नाम दिया। तिलका मांझी, तिलका का मतलब होता है कि लाल लाल आंखों वाला, और इसके बाद वे ग्राम प्रधान भी थे। तो ग्राम प्रधान को आदिवासी में मांझी बोला जाता है, तो इसीलिए उनका नाम तिलका मांझी पड़ा और सभी लोग उनको तिलका मांझी के नाम से बुलाते हैं। तिलका मांझी बचपन से बहुत तेज तरार और एक तरह से कहा जाए कि वो बहुत तेज दिमाग वाले आदमी थे और वे अक्सर जंगल में घूमते रहते थे। जंगलों से उनको बहुत प्यार था। जंगल में शिकार वगैरह करते थे, क्योंकि जैसा कि आदिवासियों का कल्चर है, अभी भी जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, तो वे भी करते थे। और जब वे देखते थे कि जंगल का जो भी संपदा है उनको अंग्रेज द्वारा और वहां के जमींदारों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा जो लूटा जाता था, तो उसके विरुद्ध उनके मन में कहीं न कहीं आक्रोश अंदर से होता था। और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो वो जंगल के लूटने की जो प्रवृत्ति थी अंग्रेजों को, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और विरोध करने के बाद उन्होंने किया क्या कि धीरे धीरे
अपने समुदाय के आदिवासी लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर करके गांव गांव में घूम घूम के और सभा करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोगों को बताते थे कि कैसे अंग्रेज जो है हमारे देश के संपदा को लूट रहा है और ये विदेश का आदमी है, इसको कैसे यहाँ से भगाया जाए। इस पर वो गांव गांव में घूम के चर्चा करने लगे। इसके बाद में उन्होंने अपने लड़ाकों को, जो आदिवासी लड़ाके थे, उनको धीरे धीरे इकट्ठा करके और अपना जो है सो धीरे धीरे अंग्रेज के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया। साल 1717 में, इस साल भीषण अकाल पड़ा। 1717 में जब भीषण अकाल पड़ा, लोग दाने दाने के बिना मरने लगे और अंग्रेज जो है सो इन लोगों का संपत्ति लूट लूट कर अपना खजाना भर रहा था। तब उनको दिमाग में आया कि हमारे लोग जो मर रहे हैं खाने बिना और अंग्रेज जो है हमारे ही संपदा को लूट कर ये अपना खजाना भर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक संगठन 150 व्यक्तियों का एक संगठन तैयार किया और अंग्रेज का खजाना जाकर इन्होंने लूट लिया। इतनी साहस उस समय 1717 की बात है, 1770 की बात है कि उन्होंने अंग्रेज का खजाना लूटा और खजाना लूटकर उन्होंने क्या किया कि सब गरीबों में बांट दिया। जब गरीबों में बांटा तो उसके चलते वहां के जो इनके समुदाय के लोग थे, गरीब गुरबा थे, तो वो इनसे काफी प्रभावित हुए और इनके लड़ाई में उन लोगों ने अपना सहयोग करने लगा, इनको जो योगदान देने लगा। इसके बाद इनका लड़ाई जारी रहा। 1770 से लेके 1784 तक इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध करीब 13 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। 1-2 साल नहीं, 13 साल तक इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को इन्होंने दांत खट्टा करके रख दिया था। उसी दरमियान 1784 में इन्होंने भागलपुर के एक कलेक्टर 13 जनवरी 1984 को इन्होंने भागलपुर के कलेक्टर पर इन्होंने हमला कर दिया। अपने लड़ाकों के साथ उस कलेक्टर का, अंग्रेज कलेक्टर पर हमला किया। उसका कलेक्टर का नाम था क्लीवलैंड। उन्होंने तिलका माझी ने अपना, क्योंकि उन लोग का पारंपरिक जो आदिवासियों का हथियार है वो तीर धनुष है, तो तीर धनुष लेकर वे चढ़ गए तार के पेड़ पर। अपने लड़ाकों के साथ तार के पेड़ पर चढ़ गए और तार के पेड़ से ही उन्होंने कलेक्टर को तीर से मारा। कलेक्टर घायल हो गया और घायल होने के बाद वो कुछ दिन के बाद मर गया। और जब वो कलेक्टर मर जाता है तब जाके अंग्रेजों में और खलबली मच गई कि भाई एक आदिवासी लड़ाका अब हमारे ऊपर इसने जो है सो हमला कर दिया है, हमारा कलेक्टर को मार दिया। इसके बाद इन्होंने अपना जाली लड़ाई जो है सो जारी रखा और कुछ लड़ाकों को लेकर उस समय रांची के पास एक रामगढ़ है, जो रामगढ़ जिला है, वहां मिलिट्री छावनी है। उस समय भी मिलिट्री छावनी हुआ करता था, तो उस मिलिट्री छावनी पर इन लोगों ने लड़ाकों के लेकर धावा बोला और धावा बोलने के बाद उस मिलिट्री छावनी को इन्होंने कब्जा कर लिया और अंग्रेज को वहां से भगा दिया। इन लड़ाकों का जो इन्होंने अपना फौज बनाया, आदिवासियों का फौज बनाया, तो वो फौज साहेबगंज जिला है, भागलपुर के बाद साहेबगंज जिला पड़ता है, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है। पाकुड़ जिला है और उधर दुमका जिला है। इसके बीच में करीब करीब हजारों एकड़ में दुर्गम पहाड़ी और जंगल है। तो उसी पहाड़ी में इन्होंने अपना शरण स्थली बनाया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास घोड़ा के अलावा दूसरा कोई सवारी नहीं था लड़ाई से, और कोई रोड भी नहीं था, कोई गाड़ी भी नहीं था, कि इन्होंने जंगल से ही अपना लड़ाई जारी रखा। और उस जंगल में जा रहता था, वहां इन लोग का पहुंच जो है से अंग्रेजों के पहुंच से काफी दूर था, दुर्गम जंगल में। उस पहाड़ी का नाम अभी है एक सिंगारसी, जो पाकुड़ जिला में पड़ता है, सिंगारसी पहाड़ी है। वर्तमान में अभी वहां एयरफोर्स का एक बटालियन रहता है उस सिंगारसी पहाड़ी पर।
तो उसी पहाड़ी पर ही लोगों का शरण स्थल ही था और वहीं से ही लोगों ने लड़ाई अपना शुरू करते थे। तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे को हाईलाइट किया जाता है। आज के डेट में मंगल पांडे को हाईलाइट किया जाता है कि स्वतंत्रता के प्रथम जो विद्रोही थे वो मंगल पांडे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल पांडे जो है सो उनके पहले करीब करीब 80 साल पहले तिलका माझी हुए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ाई छेड़ी थी। लेकिन इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश के जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं न कहीं हमारे लड़ाका वीर तिलका माझी को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया और मंगल पांडे को हाईलाइट कर दिया। इसके बाद में उनका संघर्ष जारी रहा 1771 से लेके 1784 तक। इसके बाद में उन्होंने एक और जो अटैक किया वो राजमहल के सुपरिटेंडेंट, राजमहल एक कभी साहेबगंज जिला या पाकुड़ जिला का मंडल है, तो राजमहल में उस समय अंग्रेजों का एक सुपरिटेंडेंट रहता था। इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी, तिलका माझी ने सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी। और जब सुपरिटेंडेंट की हत्या की तो अंग्रेजों में पूरा डर जो है सो व्याप्त हो गया कि भाई अब ये लोग, ये जो आदिवासी लड़ाका हैं, ये कहीं न कहीं अब लगता है कि हम लोगों को यहाँ राज नहीं करने देंगे और वो जो है सो अब इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र में नौकरी किया है। तो भागलपुर साहेबगंज के बीच में जो है एक साहेबगंज से आगे एक पहाड़िया आदिवासी वहां रहते हैं। तो पहाड़िया आदिवासी के क्या है, कल्चर क्या है कि आज के डेट में भी वो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं और उनका रहन सहन बिल्कुल आम लोगों से अलग है। अभी भी देखा जा सकता है कि उन लोगों के जो महिलाएं हैं अभी भी ब्लाउज नहीं पहनती है, एक साड़ी लपेटे रहती है। और वहां की जो लड़कियां हैं 10 साल 12 साल 15 साल की जो लड़कियां होती है वो लुंगी पहनती है, एक ब्लाउज पहनती है और माथे पर एक गमछा रखती है। और उन लोगों का मेन जो रोजी रोटी का जो व्यवस्था है, जंगल पहाड़ में वह जंगली जो है कभी कभी कुछ फल होते हैं, कभी आम हो गए, कभी जामुन हो गए, कभी और तरह के फल होते हैं, तो उनको इकट्ठा करके तोड़ तोड़ के बाजारों में आके बेचते हैं औने पौने दामों में। यहाँ के वहाँ के सेठ साहूकार जो है सो खरीदते हैं और इसके बाद में उनका जीवन यापन उसी से चलता है। वो पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ पर उनको पानी नहीं मिलता है, वो नीचे से लेके जाकर ऊपर पहाड़ पर पानी पीते हैं। लेकिन वो पहाड़िया आदिवासी उनको बोला जाता है, वो पहाड़ पर ही रहते हैं। तो इसके बाद में तिलका माझी जी का जो लड़ाई था अंग्रेजों के विरुद्ध जारी रहा। और चूंकि समय का भी पाबंदी है और बहुत सी बातें हैं, तो मैं मोटा मोटी यही बात बताना चाहता हूं कि लास्ट में अंग्रेज जो है सो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया और इनके जितने भी लड़ाके आदिवासी लड़ाके थे उन्हीं में से एक लड़ाका को उन्होंने फोड़ने में कामयाबी हासिल किया। और जब एक लड़ाका को फोड़ लिया तो प्रलोभन देकर और उसको जो है सो उनका जो शरण स्थली था जहां उन लोग रहते थे उसका पता उन्होंने जान लिया। और पता जानने के बाद पूरा फौज लेकर अंग्रेज उस पूरी पहाड़ी को घेर लिया जिस पहाड़ी में लोग रहता था। और उसमें भी कई एक दिनों तक लंबा लड़ाई चला और इसको नतीजा हुआ कि लोगों को राशन पानी वगैरह सब बंद कर दिया गया। कहीं चूंकि चारों तरफ से अंग्रेज फौज घेर लिए थे, कहीं से कोई जाने आने का रास्ता नहीं था, तो उसमें वो इन लोगों का राशन पानी सब बंद हो गया। और बंद होने का नतीजा हुआ कि तिलका माझी को जंगल से बाहर निकलकर और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना पड़ा। और लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद भी अब बहुत अंग्रेज को इतना भी हिम्मत नहीं था उनको पकड़ के लाना। तो इतिहास में जो लिखा हुआ है कि तिलका माझी जी को 4 घोड़ों में बांधकर
4 घोड़ों में बांधकर उनको एक मील तक घसीटते हुए, जमीन में घसीटते हुए, और उनको भागलपुर लाया गया। और भागलपुर में लाकर, और भागलपुर में एक तिलका माझी चौक है, अभी उसी तिलका माझी चौक पर, जो उन्हीं के नाम पर तिलका माझी चौक पड़ा है, तिलका माझी चौक पर एक विशाल बरगद के पेड़ में हजारों लोगों के सामने दहशत फैलाने की नियत से उनको उसी बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। और फांसी जब जिस समय पड़ रहा था, तो उस समय उन्होंने एक गीत गाया था कि हंसते हंसते फांसी चढ़ो। तो ऐसे हमारे लड़ाका वीर थे, जिसको इतिहास के पन्नों में उस वीर को गायब कर दिया गया है। वर्तमान में भी तिलका माझी विश्वविद्यालय भागलपुर में जो है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उनके नाम पर अभी संचालित हो रहा है। और वहां एक उस चौक पर बिरसा मुंडा तिलका माझी जी का एक विशाल मूर्ति बना हुआ है। तो उनके फांसी के बाद भी ये आदिवासियों में लड़ाई का जो जुनून था वो कम नहीं हुआ, वो लड़ाई जारी रहा। और आदिवासियों में कई ऐसे आदिवासी हुए, लड़ाका हुए, जैसे हमारे झारखंड में बिरसा मुंडा हुए, सिद्धो कान्हे हुए, चांद भैरव हुए, फूलो झानो हुए, और इस तरह के कई एक लड़ाके हुए जिन्होंने अंग्रेज को छक्के छुड़ा के रखा। उन्होंने कभी अंग्रेज से हार नहीं मानी, हालांकि उनको इस लड़ाई में जान गंवानी पड़ी, लेकिन अंग्रेज को उन्होंने दांत खट्टे करके रखे। तो ऐसे थे हमारे वीर लड़ाका तिलका माझी, जिन्होंने अंग्रेज के सामने कभी मस्तक नहीं हुआ, कभी झुका नहीं, और वो अपने वीरता के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने फांसी चढ़ना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार नहीं किया। यही है बिरसा मुंडा जी का कहानी, जिनको कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों से भी गायब कर दिया गया है। तो जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है वो यही बात मिला है, मैं और साथी को बोलना भी है, इसलिए मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब, प्रदेश संयोजक झारखंड। आपने विस्तार से तिलका माझी के जीवन पर प्रकाश डाला है, उनके द्वारा समाज में किए गए कार्यों से विस्तार से हम और जानकर आगे के कार्यों में इनके अनुयायियों को और जो इनको जानते हैं उन जानकारों को समन्वय से एक कड़ी में जोड़कर बहुजनों की प्रेरणा के लिए हमें आगे रखना है। मुझे ओप्पो 1F1S सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके नाम नहीं लिख रहे हैं, अगर आप अतिथि में से हों तो कृपया माइक को अनम्यूट करें और बात क्या कहना चाहते हैं कहिए। ओप्पो F1S। हेलो जी। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ जी। मैं प्रोफेसर विलक्षण रविदास। अच्छा, आप जी सर, स्वागत है सर। आपने रीनेम नहीं किया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है जी। हाँ, कंटिन्यू करिए तिलका सर। माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग है, उसमें मैं विभागाध्यक्ष हूँ। जी, वेलकम। वैसे मैं शिक्षक इतिहास विभाग का हूँ, इतिहास विषय से हूँ, और मैं अपनी बात वीडियो भी ओपन कर लीजिए सर, वीडियो ओपन नहीं है। हेलो जी, कंटिन्यू रखिए सर, वीडियो ओपन करते हुए। वीडियो ओपन, वीडियो बंद हो गया आपका। आया, आ गया वीडियो? आया नहीं आया। कंटिन्यू रखिए, नेट जैसे नेट प्रॉब्लम होगी थोड़ी, जैसे ही नेट आएगा हो जाएगा। जी अब आया, कंटिन्यू करिए। जी कंटिन्यू करिए। हम सभी जानते हैं कि आज
भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और बहुजन समाज के महानायक शहीद तिलका मांझी जी की 272वीं जयंती है। इस शुभ अवसर पर महान शहीद के प्रति शत शत नमन और हार्दिक श्रद्धांजलि हमारी ओर से, देश के नागरिकों की ओर से और पूरे इस जूम पर उपस्थित हमारे अतिथिगण के द्वारा और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा मैं अर्पित करता हूं। माननीय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा उपासिका अंजू बौद्ध जी, संचालिका रविता बौद्ध जी, हमारे अभी के पूर्व के वक्ता राम प्रसाद बौद्ध जी और त्रिलोक कुमार जी, जिनका नाम पोस्टर में डाला गया है, सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ। अनेक इतिहासकारों ने इनके जीवन और संघर्ष पर लिखा है और वो लिखने के क्रम में बातों को रखते हुए उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये पहाड़िया थे, कुछ लोगों ने कहा ये संथाल जनजाति के थे। इसका आधार वो बनाते हैं 1860 के बाद लिखे गए डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स को और बंगाल के गजेटियर्स को, जिसमें लिखा था कि संथालों का यहाँ आगमन 1790 से 1810 के बीच में हुआ है। दो बातें महत्वपूर्ण है। इसके पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने और भारत के भी इतिहासकारों ने लिखा है, जिसमें अयोध्या सिंह के मुक्ति संग्राम को देखा जा सकता है। जब वे संथाल विद्रोह पर लिख रहे हैं, वे कहते हैं कि चंपा देश अंग देश संथालों की आदि भूमि है। यहाँ पर हजारों वर्ष पहले ही आकर के वे बसे थे। इसमें कई इतिहासकार हैं जिन्होंने, जिसमें कर्नल डाल्टन और विलियम हंटर ने कहा कि उत्तरी पूर्वी भारत से आकर के इस क्षेत्र में कटिहार, पूर्णा से लेकर भागलपुर और उसके बाद रांची की तरफ गए, सिंहभूम की तरफ गए, बंगाल की तरफ गए। यहाँ का जो भागलपुर उस समय का जिला था, वह जिला इस अनुमान से लगाया जा सकता है, एक तो बिहार प्रांत का हिस्सा था, बंगाल प्रांत का हिस्सा था बिहार, और भागलपुर बहुत बड़ा जिला था, जहां पर कि ये पूरे संथाल परगना का क्षेत्र, कटिहार और पूर्णिया खगड़िया का क्षेत्र, मुंगेर और जमुई का क्षेत्र, झाझा का क्षेत्र, ये विशाल भूमि, विशाल क्षेत्र भागलपुर जिला से जुड़ा हुआ था। जब ये जिला बनाया गया तो हमें देखना है कि यहाँ पर संथालों का पूर्वी भारत से आए थे। तो ये कहने का कि 1790 से लेकर 1810 के बीच में संथाल यहाँ आए राजमहल के क्षेत्र में। राजमहल के क्षेत्र में आने में उस समय ये संथाल विद्रोह के बाद, संथालों के बसने के बाद दामी ने 1300 से ज्यादा स्क्वायर फीट की भाग को कहा जाता है, जो कि रिजर्व किया गया था बसने के लिए, संथालों के लिए। ये तो बाद की बातें हैं, ये 1830 के आसपास 30-31 की बातें हैं जबकि ये बातें आई। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिनको हम मूल निवासी कहते हैं यहाँ का, जिसको SC ST OBC कहते हैं, इनके मूल पूर्वज एक थे
जो कि हम जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से जिन नस्लों के बारे में चर्चा है पूरी दुनिया भर में, इसमें 6 नस्लें प्रमुख है। उसमें से 3 पहले से ही आकर के हड़प्पा सभ्यता से लेकर और दक्षिण के द्रविड़ सभ्यता तक सृजित किया था। उसमें कौन थे? भूमध्य सागरीय जाति, मेडिटेरियन जिसको बोलते हैं, जिसको ऑस्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसको आर्मीनियन बोलते हैं। ये 3 ही नस्लों से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का विकास हुआ है। ये तो आर्य ब्राह्मणों के साथ संघर्ष करने के कारण ये इंडो आर्यन जो लोग आए, आक्रमण करता आए 1750 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास, उसके बाद जिनको गुलाम बनाया, जो उनके नजदीक के गुलाम बने वो ओबीसी हैं, जो उनके बगल के गुलाम बने वो एससी हैं, जिनसे गंदगी साफ करवाया, जिनसे गंदे काम किए, जिन्होंने विद्रोह को जारी रखा था, इसलिए उनको कड़ी सजा मिली, छुआछूत की सजा मिली। और ये जो एसटी हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया। ये सभी जंगलों की ओर भागते चले गए और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रस्म रिवाज को जिंदा रखा। इसलिए वे हमारे एससी एसटी ओबीसी जो मूलवासी बहुजन है यहाँ के, उनका मुख्य पार्ट है जहां से हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी अस्मिता की खोज कर सकते हैं। हम आते हैं तिलका मांझी पर। तिलका मांझी की जो पृष्ठभूमि है, 1750 में उनका जन्म हुआ। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया और उनको कठपुतली नवाब बना करके रखा और पूरा शासन अपने हाथ में रखा अंग्रेजों ने। 1764 में ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम के नेतृत्व में भारत के लोगों ने उनके खिलाफ युद्ध किया, अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हार हुई। उसमें 3 सेनाएं थी। बादशाह के पास कोई सेना नहीं थी, भारत के बादशाह के पास, वो तो ऐसे ही सहमति थी उस युद्ध के साथ, लेकिन अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। बक्सर में, जो बिहार में ही है, पराजित किया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें भारत के बादशाह, अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है, जिसमें दीवानी प्राप्त करता है अंग्रेज, अद्वैत शासन प्रणाली लागू करता है। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब है कि टैक्स का कलेक्शन अंग्रेज करेंगे पूरे बंगाल प्रांत से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। ये मालगुजारी, टैक्स वसूलने का काम अंग्रेज करेंगे, पैसे उनके पास जाएंगे, लेकिन शासन प्रशासन का और विकास का इसकी कोई जिम्मेवारी अंग्रेज नहीं लेंगे, ये करीब नवाब के पास रहेगा। इसलिए जानते हैं मीर जाफर से लेकर के बाकी सभी लोगों को कठपुतली नवाब बना करके रखा बंगाल के खजाने को लूटने के लिए, और खजाना लूटा, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ किया नहीं। इस बीच में ये हॉटपॉट बना रहा, बहुत ही गर्म स्थल बना रहा। सन्यासी विद्रोह यहीं शुरू होता है और वो बंगाल तक जाता है, लगभग 15 वर्ष तक वो चलता है। असम में मुआ मारिया जनजाति का विद्रोह होता है। चटगांव के संदीप वहां संदीप विद्रोह होता है, चटगांव बंगाल में। झारखंड में सिंहभूम में जगन्नाथ दल का विद्रोह होता है। उसके बाद ही और जो शुरू है विद्रोह, वह है मेदिनीपुर का बागड़ी, खैरा और मांझी जनजातियों का विद्रोह। यह विद्रोह उस समय चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो आदिवासी लोग थे, यहाँ के मूल निवासी लोग थे, जनजाति लोग थे, उनके जीवन जीने के जो तरीके थे, जंगलों की जमीन, जल और जंगल से उपजने वाली चीजों पर उनका अधिकार था। उस पर किसी प्रकार का टैक्स इसके पहले नहीं था। मुगलों के काल में भी टैक्स नहीं था। मुसलमान पीरियड में भी, मुगलों के काल में भी उन पर टैक्स नहीं लगता था। वे इसको अपने जीवन का पालन वो किसी तरह करते थे। हालांकि दुखी था, बहुत सुखी नहीं थे, लेकिन इसमें उनको स्वतंत्रता थी। खेती जो करते थे वो 2 प्रकार से करते थे, पेडू और झूम के जरिए। पेडू झूम का मतलब है
कि जो जंगल की जमीन है, एक साल जिस जमीन के हिस्से पर खेती करते थे उसको वो छोड़ देते थे, दूसरे साल दूसरी जगह करते थे और तीसरे साल तीसरी जगह, फिर चौथे साल जहां पहली बार किए थे वहां करते थे। इसको कहते हैं झूम खेती और टेडू खेती। ये जो खेती थी किसी तरह से वर्षा पर निर्भर थी, जो कुछ होता था उससे उनका जीवन चलता था। अंग्रेजों ने दीवानी लेते ही उस पर टैक्स लगाया। टैक्स कैसे लगाया? तो ठेकेदारों के माध्यम से। अंग्रेज अपने से वसूल नहीं सकते, वहां पर ठेकेदारी प्रथा दिया, 1 साल का, 5 साल का और 10 साल का। पहले 1 साल का लगाया। 1765-66 में वहां 8 लाख पौंड से अधिक टैक्स वसूले गए भागलपुर प्रमंडल में, भागलपुर जिला में। 8 लाख का मतलब है 560, आज के 560 लाख रुपये उस समय के रुपये के हिसाब से आप उनको 70 से 75 से गुना करके देखिए, पौंड के हिसाब से ऐसा है। और इसको बढ़ा करके वे ले गए 1771-72 में 23 लाख पौंड, और फिर ये 1728 में, 1728-29 में, बल्कि 1775-76 में उसको 28 लाख पौंड ले गया, जिसके हिसाब से 3000 लाख रुपये जो हैं वे वसूले जाते थे। इसके लिए उन पर उत्पीड़न करना, उन पर अन्याय करना, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटना, क्योंकि ठेकेदार अपने गुंडों के जरिए ये काम कर रहे थे। वहां पर ये जो काम थे, जो इनको ठेकेदारी दिया था 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या 1775 के बाद तो 10 साल कर दिया उसको, जिसके कारण की विद्रोह खड़ा हो गया 1772 से। पहाड़िया विद्रोह 1772 से शुरू हुआ, जिसके बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि ये गुंडे हैं, ये लुटेरे हैं, ये डकैत हैं, उनके बारे में कोई भी अच्छी बात लिखी हुई नहीं है। इसका कारण क्या था? कारण था 1770 में भयंकर अकाल पड़ा बंगाल प्रांत में, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा मृत्यु के गाल में समा गए। जानवरों के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अंग्रेजों के ही डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुआ था 1772 में, उसमें कहा कि बंगाल प्रांत ये निर्जन हो गया है, ये जर्जर हो गया है, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, ये बातें कही गई। इसके बाद ही 1772-73 में आप जानते हैं कि वहां रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और वारेन हेस्टिंग्स ने आलोचना सह करके द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया। यानी जो टैक्स वसूलने का केवल काम था और बाकी कुछ नहीं करना था, इसको समाप्त किया और अंग्रेजों ने शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी और विकास की भी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, अपने कंधों पर लिया। रेगुलेटिंग एक्ट, किला का निर्माण करना है, रेगुलेटिंग एक्ट से थाने का निर्माण करना है। इसके पहले थाना नहीं होता था, इसके बाद थाना निर्माण करने का, कोतवाली निर्माण करने का काम होने लगा और भागलपुर को न्यायालय बनाया गया। इसके पहले तक राजमहल जो क्षेत्र है, जो भागलपुर का ही पार्ट था उस समय, राजमहल ही राजस्व वसूलने का केंद्र था। अब बदल करके उसको भागलपुर कर दिया गया। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये घटनाएं घट रही है। विद्रोह की वह पृष्ठभूमि जहां सन्यासी विद्रोह है, संदीप विद्रोह है, वहां मारिया विद्रोह है, जहां पर जगन्नाथ दल का विद्रोह है, जहां मांझी खैरा बागड़ी का विद्रोह है, ऐसी पृष्ठभूमि में पहाड़िया विद्रोह भी जुड़ गया। पहाड़िया विद्रोह के क्षेत्र में 2 बातें स्पष्ट है। राजमहल जब था तो वहां बर्टन सुपरवाइजर था टैक्स कलेक्शन का, और दूसरा ये जो क्लीवलैंड थे, अगस्टस क्लीवलैंड, ये वहां सहायक सुपरवाइजर, ये वहां रह चुके थे। इसलिए 1779 में भागलपुर का कलेक्टर बन करके अगस्टस क्लीवलैंड आए। उन्होंने जो नीतियां बनाई, एक जो महाजनी शोषण था जनजातियों का, इस पर महाजन अगर 5 किलो अनाज देते थे तो उसका 25 किलो वसूलते रहते थे। 5 किलो को 15 किलो लिख दे। ये पढ़े लिखे तो थे नहीं जनजाति लोग, ये संथाल और पहाड़िया लोग। भूखमरी के समय में, शादी के समय में, इन्हीं के मरने के समय में वे कर्ज लेते थे महाजन से। वे महाजन कौन थे? ये जीव लोग
दीकू लोग जिसको सवर्ण लोग कहते हैं, बनिया कहते हैं या जमींदार कहते हैं, उसमें मुस्लिम जमींदार भी थे, महाजन में मुसलमान जमींदार भी थे। वो देते थे और कितना वसूल रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं था, बता दिया जाता था कि इतना तुम्हारे ऊपर कर्ज है। और ये महाजनी शोषण, पहला अंग्रेजों का टैक्सेशन विद्रोह का कारण, दूसरा महाजनी शोषण, तीसरा ये जनजातियों पर दमन। सत्रह सौ उनासी में हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है। आवाज जा रही है? आ रही है जी। 1779 में कई प्रकार का निर्णय लिया कि अब न्यायपालिका के लिए जो भागलपुर आना पड़ता था पहाड़िया लोगों को और अन्य लोगों को, अब पहाड़िया लोगों के बीच में उनके गांव में ही फैसला हम करेंगे, उनका पंचायत बुला करके, उनके प्रधान के साथ मिलकर। ये पहला फैसला लिया। दूसरा लिया कि उनको कुछ रिश्वत दिया जाए, कुछ पैसे दिया जाए प्रधानों को। प्रधान को पैसा देना शुरू किया, वस्त्र देना शुरू किया। तीसरी बात उन्होंने ये की कि कहा कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा है सैनिकों का, जो हिल कॉर्पस में लिया गया था, कहा इससे काम चलने वाला नहीं है, बल्कि पहाड़िया का विशेष सैनिक दल बनाया जाए, जिसमें बाहरी लोगों को भी रखा जाए, समतल भूमि से भी रखा जाए। और ये 1781 में क्लीवलैंड ने हिल रेंजर्स नामक विशेष सैनिक दल बनाया, जिसमें 700 से अधिक पहाड़िया लोग थे। अब है क्या, पहाड़िया पर हमले कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति यही है। धन दे करके, कपड़े दे करके और सेना में भर्ती करके अपना सेना में। 1781 में जो हिल रेंजर्स बना, उसमें जबरा पहाड़िया, जिसके बारे में अंग्रेज ने डकैत कहा है, चोर कहा है, बदमाश कहा है, गुंडा कहा है, उनको उसका सेनापति बनाया गया हिल रेंजर्स का। 1781 से लेकर 1784 तक, 85 तक ये जबरा पहाड़िया लगातार पहाड़िया और संथालों के विरोध में लड़ता रहा, हिल रेंजर्स के सिपाही के साथ मिलकर। वो तिलका मांझी कैसे हो सकता है? अभी अभी के पूर्व वक्ता कह रहे थे, दरअसल कुछ इतिहासकारों ने यूट्यूब पर और ये गूगल पर गलत सलत इंफॉर्मेशन दिया है। जब जबरा पहाड़िया अंग्रेजों का सेनापति था, पहाड़िया सैनिकों का सेनापति था, जो के खिलाफ में और विद्रोहियों के खिलाफ में लड़ रहा था, तो तिलका मांझी कैसे हो गया? अंग्रेजों का वफादार, अंग्रेजों का चाटुकार, वो कैसे हो गया? ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। तिलका मांझी के मामले में, तिलका मांझी का जो जन्म है वो राजमहल के नजदीक एक गांव में हुआ, राजमहल के नजदीक एक गांव में हुआ था। उस गांव को ये जो 1781 से लेकर 1784 के बीच में 3 युद्ध हुए तिलका मांझी के बीच में। एक चीज और इंफॉर्मेशन दे दूं, 1780 ईस्वी में साल जो वृक्ष था, उसके छाल में वो गांठ दे करके सभी भागों में भेजा गया, सभी गांवों में भेजा गया और विद्रोह के लिए उकसाया गया, कहा गया सबको इकट्ठा करने के लिए। वो एक साधन था उस समय का, ये 1780। इसीलिए महाश्वेता देवी ने एक किताब लिखी है, सालगिरह की पुकार पर, सालगिरह की पुकार पर। उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उसमें अनेक विवरण मौजूद हैं, ऐतिहासिक विवरण मौजूद हैं। उसमें से 1780 से लेकर के 1784 के बीच में कई युद्ध हुए तीतापानी के जंगल में। तीतापानी राजमहल के पास ही, पाकुड़ के पास ही जंगल में था, वो झरना है, उसके बगल का तीतापानी कहा जाता है। वहां पर कई युद्ध हुए, पहाड़िया के साथ भी युद्ध हुआ था, उसमें पराजित हुआ, और तिलका मांझी के साथ भी युद्ध हुआ तो उसमें पराजित हुआ। अब पहाड़िया के हाथ से नेतृत्व निकल करके तिलका मांझी के हाथ में नेतृत्व आ चुका था, और इसलिए क्या मैं संक्षेप कर दूं? हेलो, हाँ सर, और क्या मैं संक्षेप कर दूं? और थोड़ा और बोलिए सर। 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। जी जी जी।
30 नवंबर 1783 को क्लीवलैंड ने फैसला लिया कि हम युद्ध के मैदान में जाएंगे। अपने सैनिक 6 भागों में सैनिक दलों को बांटा और वो तीता पानी की ओर गया। वहां भीषण युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में क्लीवलैंड को गुलेल शब्द जानते हैं हम लोग, गुलेल से उनको चोट लगी, भयंकर चोट लगी आंख में, और वो भयंकर रूप से बीमार गिर गए और वहां से उनको भागलपुर लाया गया। वो ठीक नहीं हुए। चार्ल्स कॉकरेल को उन्होंने चार्ज दे दिया भागलपुर के कलेक्ट्रेट का, और वे बंगाल होकर के इंग्लैंड लौट गए वापस। समुद्र में ही 13 जनवरी 1784 को उनका निधन हुआ। कोलकाता में भी उनका स्मारक है, और भागलपुर में टीला कोठी जहां पर वो बैठते थे टैक्स कलेक्शन और बाकी चीजों को देखने के लिए, यहां भी एक स्मारक है उनका बना हुआ। ये 13 जनवरी 1784 की घटना है। 83 में वो घायल हुए, 84 के 13 जनवरी को उनका डेथ हुआ। उसके बाद आयर कूट के नेतृत्व में सेना ने संभाला, और सी कैपमैन यहाँ के कलेक्टर बने। उन्होंने कहा कि उन गांवों को जो तिलका मांझी के गांव है और आसपास के गांव है, उसको नष्ट करो और तहस नष्ट करो। आज तिलका मांझी का गांव खोजने से नहीं मिलता, वीरान हो गया, खत्म हो गया। वहां पर 100 से अधिक गांवों को उजाड़ा गया, मारा गया, हजारों लोगों को मारा गया। उसके बाद तिलका मांझी वहां से निकल करके जो सुल्तानगंज के पास तिलकपुर है, भागलपुर के जस्ट बगल में है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर ये जंगल था, ये कोई रास्ता नहीं था, केवल ये सैनिकों के जाने का रास्ता था, जो मुगलों के काल में भी जाता था और अंग्रेजों के काल में भी जाता था बंगाल की ओर, भागलपुर होकर। उस तिलकपुर के जंगल में युद्ध हुआ। उस युद्ध में तिलका मांझी के कंधे में गोली लगी, वो घायल होकर के गिर पड़े। वहां से घोड़े में के टांग में बांध करके उनको भागलपुर लाया गया। भागलपुर का मतलब उस समय बहुत छोटा भागलपुर था, चंपानगर का छोटा शहर और भागलपुर का छोटा शहर, बड़ा शहर था नहीं। तिलका मांझी जो चौक है जहां पर कि उनको बरगद के पेड़ में लटकाया गया, वहां भी जंगल था, वहां भी कोई आबादी नहीं थी। तो ये 13 जनवरी को युद्ध हुआ था तिलकपुर में 1785 में, और उनको ला करके यहाँ 13 जनवरी 1785 को लटका दिया गया बरगद के पेड़ पर, सजा दे दी गई। उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका जो है वो शहादत वो हासिल करते हैं। भागलपुर के लोगों में जिन्होंने उनको विद्रोही कहा, देशद्रोही कहा, गुंडा कहा, बदमाश कहा, लेकिन भागलपुर के लोगों ने उनको सम्मान दिया। क्या रख करके? उस चौक का नाम ही तिलका मांझी चौक रख दिया। तिलका मांझी हाट घोषित कर दिया। एक हाट लगता है उल्टा पुल के पास, उसको तिलका मांझी हाट घोषित किया। दो जो है, और जहां से वो पकड़े गए, जहां से वो घायल होकर के आए थे, उस जगह का नाम तिलकपुर रख दिया। उस जगह का नाम तिलकपुर रख दिया। उसके बाद 1791 में लालू जी ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की घोषणा की। 2002 में यहाँ के कुलपति प्रोफेसर रमाशरय यादव जी के नेतृत्व में मैं उसमें ओएसडी था यूनिवर्सिटी में और सिंडिकेट का मेंबर था। तिलका मांझी की मूर्ति का अनावरण 14 अप्रैल 2002 को हुआ। उसी दिन विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग का भी उद्घाटन हुआ। ये कुल मिलाकर के बातें ऐसी है कि ये जो संदेश है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं, उन्होंने टक्कर लिया किससे? साम्राज्यवादियों से। उन्होंने टक्कर लिया बड़ी शक्तियों से। क्यों ले पाए वो? जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी, जिनके पास धन नहीं था, उन्होंने टक्कर लिया। एक त्याग जो है, जब जीवन को त्याग देता है, तन मन धन को त्याग देता है, तो आदमी बड़े विद्रोह को जन्म दे सकता है, बड़े आंदोलन को जन्म दे सकता है, बड़े परिवर्तन को जन्म दे सकता है। यह हम अपने सभी महापुरुषों से सीखते हैं। तो आज का दिन उनको याद करने का है। उनकी शिक्षा, जो उनके जीवन संघर्ष से शिक्षा मिलती है, उसको अनुसरण करने का है कि हम अगर अपना तन मन धन में से मैक्सिमम चीजों को समर्पित करें तो देश और समाज को हम बदल सकते हैं, बहुजनों की सत्ता हम कायम कर सकते हैं। आज भी भूखे नंगे जो लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे लोग रहने वाले लोग हैं, वो जनजाति समाज से हैं, वो अनुसूचित जाति से हैं, वो ओबीसी समाज से लोग हैं,
इसलिए हमें इन्हें अगर वास्तव में संवैधानिक अधिकार दिलाना है तो हम लोगों को तिलका मांझी से सीख लेनी चाहिए और उनके संघर्षों से सीख लेते हुए संगठन बनाना चाहिए। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। फिर से अपने महान शहीद के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि और सशक्त नमन करते हुए और आप लोगों के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत, जय तिलका मांझी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय डॉक्टर साहब। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आगे भी हम अन्य विषयों पर आपके ज्ञान अर्जन करेंगे और सभी साथियों के साथ उसको शेयर करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो होती है और आरबीएम इंडिया चैनल पर भी एक रनिंग में चलेगा। पूरे भारत के साथी इस सही जानकारी का लाभ लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दें और आगे भी हम अन्य मुद्दों पर आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। और आपने आज बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत आभार, बहुत आभार। साधु आरबीएम के प्रति बहुत आभार कि उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। जी 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 जी, आपका स्वागत है, आपका ज्ञान चाहिए हमें। धन्यवाद जी जी। मैं अगले वक्ता के लिए सुषमा बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि जानकारी रखें। बहुत कुछ साहब ने बता दिया है, फिर भी आपके पास जानकारी है। सुषमा बौद्ध जी से अनुरोध है कि आप भी अपनी बात रखिए। माइक को अनम्यूट करें। माननीय सुषमा बौद्ध जी। माननीय सुषमा बौद्ध जी, माइक को अनम्यूट करें। हेलो जी जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? हाँ, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कैसे होगा? पूछिए ना एक बार, वहां से नहीं होगा, पूछ लीजिए ना एक बार। वीडियो कैसे ऑन होगा सर? ये आपके लेफ्ट हैंड में एक वीडियो बना है, स्टॉप वीडियो लिखा होगा, उसको ओपन वीडियो कर लीजिए। लेफ्ट हैंड में माइक के पास में टच करिए स्क्रीन को, माइक के पास में वीडियो है। हाँ, एक आध वीडियो है। हाँ, करिए करिए। जी, ओपन हो गया, कंटिन्यू रखिए। ओपन हो गया। जी बोलिए। सर्वप्रथम करुणा का सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा, ऐसे तमाम महानायकों और विभूतियों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और साथ ही साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संस्थापक धर्म प्रकाश बौद्ध साहब जी और आज का अध्यक्षता कर रही उपासिका अंजू कुमारी बौद्ध मैडम जी, संचालन कर रही उपासिका सविता बौद्ध जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव महिला विंग आरबीएम तथा विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए बुद्धिजीव उपासक उपासिका सबों को मेरे ओर से नमो बुद्धाय जय भीम के अभिवादन करती हूँ। आज विषय रखा गया है कि बहुजन सफरनामा के तिलका मांझी जी के जयंती पे चर्चा। तो तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। आज हम तिलका मांझी का जीवन परिचय जानेंगे। तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सेनानी थे, जो बिहार के घने जंगलों में अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ सर्वप्रथम तिलका मांझी ने जंग छेड़ी थी।
1857 ईस्वी की क्रांति से लगभग 80 साल पुरानी यह बात है। तिलका मांझी अंग्रेजी हुकूमत से वह पहली बार जंग छेड़ा। 13 जनवरी 1784 को वह ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए और पत्तों में छिप गए। जैसे ही घोड़ों पर सवार अंग्रेजों सुपरिटेंडेंट आया, वैसे ही तिलका मांझी धनुष बाण से मार गिराया। अंग्रेज सुपरिटेंडेंट और उनके सिपाही को पता नहीं चल रहा था कि यह तीर का बौछार कहां से आ रही है। यह देखते ही देखते तिलका मांझी कई अंग्रेजों को मार गिराया। एक बार ऐसा समय आया कि तिलका मांझी अपने आदिवासी समाज के साथ पारंपरिक उत्सव मना रहे थे। तभी अचानक इन पर हमला कर दिया गया। अचानक हुए हमले से तिलका मांझी तो भाग निकले, लेकिन उनका कई क्रांतिकारी साथी मारे गए। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेज द्वारा बंदी बना लिया गया और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया। आज भारत का इतिहास लिया जाए तो बिहार से ही शुरू होती है, जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म उसी बिहार के धरती पे हुआ और ज्ञान भी उसी बिहार के धरती पे हुआ और वहीं का जगदेव बाबू भी शहीद हुए। तो बिहार का ऐसी मिट्टी है जहाँ अनेक सपूतों ने जन्म लिए और इस देश के आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। यह हमें इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बुद्धिजीव उपासक उपासिका जो जुड़े हुए हैं, मैं तो अभी आप सभी से कुछ सीख रही हूँ। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बहन सुषमा बौद्ध साहब, आपने जानकारी रखी और बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त में रखी। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अंजू बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और आज का अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय अध्यक्ष साहब। करुणा भगवान गौतम बुद्ध करते हुए पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, त्याग ममतामयी की मूर्ति आदरणीय माता रमाबाई को नमन करते हुए, आरबीएम के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय धम्म प्रकाश भारती साहब, आज के वेबिनार में जुड़े हुए पूरे देश से आरबीएम के सदस्य एवं गणमान्य लोग, आज के संचालन कर रहे आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब। आज पावन दिन है। पावन दिन हम इसलिए कहेंगे कि आज के डेट में आदरणीय प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की जन्म जयंती पे उपस्थित सभी, जूम पे उपस्थित सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए सभी को हार्दिक बधाई मंगल कामना करते हुए, बहुजन सफरनामा जो हमारे महानायकों का जन्म जयंती मनाई जा रही है, उनके बलिदान और कुर्बानियों की जो हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी जीवनी पे चर्चा कर रहे हैं। तो जितने हर काल खंड में, अगर जहां से हम शुरुआत करें, अगर आदिवासी की बात करते हैं, आदि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी की बात करें
आदिवासी की बात करें तो जैसा कि अभी आदरणीय विलक्षण रविदास जी जो विभागाध्यक्ष हैं भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के, और हमारा आज का विचार जो उन्होंने दिए हैं, उनका जो आज हम लोग वक्तव्य सुने हैं, उनकी विद्वता से जो हम लोग को मार्गदर्शन मिला है, उनके लिए भी साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ कि जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे SC ST OBC में, जो आज हम बहुजन सफरनामा में जीवनी चर्चा पे चर्चा हो रही है कंटिन्यू 1 महीने से, और मुझे लगता है हर महीने में कम से कम 10 ऐसे महापुरुष होंगे जिनकी हर महीने में जन्म जयंती है, और ये बहुजन सफरनामा चल रहा है RBM के जूम मीटिंग में। तो जितने भी महानायक महापुरुष हुए हैं, माताएं हो या महापुरुष हैं, तो उनका जो हम देखते हैं, आकलन करते हैं कि उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, आंदोलन छेड़ा है, और उन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी है। उनके लिए पढ़ाई मतलब अक्षर ज्ञान ना भी हो, बहुत ज्यादा संसाधन ना भी हो, तब भी उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ा है। जितने भी महानायक हुए हैं, जितने भी हमारी माताएं हुई हैं, मान सम्मान और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़े हैं। आज अगर तिलका मांझी को अगर हम याद कर रहे हैं तो उनकी जो लड़ाई थी तिकोनिया लड़ाई हो गई थी। तिकोनिया इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तो वो पहाड़िया बाबा के नाम से, जो अभी सर ने बताया, आदरणीय विलक्षण दास साहब ने जो बताया है हमें, कि वो जो एक सेना तैयार किया है, अंग्रेज फूट डालो शासन करो के नीति पे, वो एक पहाड़िया ही जाति में, आदिवासी जाति में ही जाकर के एक सेना तैयार किया है आदरणीय तिलका मांझी के खिलाफ लड़ने के लिए। और वो व्यवस्था से दुखी होकर के, मतलब व्यवस्था से, जो व्यवस्थाएं थी उस समय की, सामंतवादों की जो व्यवस्थाएं थी, भूखमरी के जो करार थे, वो सब देख करके सामंतों की जो लड़ाई थी, बिहार में जो सामंतों की लड़ाई है वो असहनीय पीड़ा वाली है। असहनीय मतलब भूख से कब दम टूटेगा, दिन तक भूख पाएंगे, बदन पे कपड़े हैं कि नहीं है, कहने का मतलब है कि असहनीय, जहां तक सहा जा सकता है, असहनीय दुखों से, असहनीय पीड़ाओं से, असहनीय वो जो कहते हैं जुल्म सितम जो होते हैं, असहनीय बिहार के सामंतों ने किया है यहाँ के मूल निवासियों पे, यहाँ के SC ST OBC पे। मैं आज भी बताना चाहूंगी कि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां की लोगों ने करोड़ों करोड़ों का घर अपना छोड़ के चला गया। आज के डेट में हम ये बात बता रहे हैं, कुछ ऐसे गांव है आज के डेट में जो अपना घर गृहस्थी सब छोड़ करके चला गया है। तो वो असहनीय पीड़ा से उसके विरुद्ध लड़े। आज हमें कहीं न कहीं वो मिस्टेक, वो कहीं न कहीं वो बातें जो आज मुझे करना है, उनसे प्रेरणा लेके, हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के आज जो मूल सिद्धांत से या कहें कि मुख्य धारा से हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, या हमारे समाज के लोग जो SC ST OBC लोग हैं ये पीछे जा रहे हैं। हर काल खंड में एक न एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने समाज को संरक्षित, संगठित, आंदोलित करने का काम किया है हर काल खंड में। लेकिन कहाँ ऐसी चूक हुई है जो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, और हम लोग पीछे हट जा रहे हैं, हम हार जा रहे हैं, हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जा रही है।
उस कड़ी को ढूंढना होगा, उस कड़ी को निकालना होगा आज की स्थिति में अगर बात करें तो। क्योंकि लड़ाई आंदोलन वही है। और आज के लिए तो उस समय की जो लड़ाई थी तो भाले तलवार और खून खराबा, खून की नदियां बहती थी, गांव के गांव साफ कर दिए जाते थे, आग लगा दिए जाते थे, गांव को गांव जला दिए जाते थे। आज की डेट में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो जो बाबा साहब जो हथियार दिए हैं, एक वोट एक मैन का अधिकार जो दिए हैं, उसको संरक्षित करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा और आज उसके माध्यम से सत्ता परिवर्तन होगा। जिस पीड़ाओं से हम कुमलाए हुए हैं, हमारा समाज दुर्गति में जा रहा है, उससे निकलने के लिए मात्र एक साधन है। और मात्र हम न कहें, क्योंकि जितने संगठन है वो सब इसी विचारों में लगे हुए हैं, सब यही मंथन कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। फिर भी हम एक सुकून की सांस लेते हैं और आशा और विश्वास के साथ ये कहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कार्य कर रही है, जो कारवां को लेकर चल रही है, विश्वास के साथ कहते हैं कि हमें सफलता मिलेगी। हम एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, आज नहीं तो कल, और हमें सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि सारी बातें समय भी कम पड़ जाता है, अगर पूर्ण रूप से अगर सुनना भी चाहें हम तो आदरणीय विलक्षण रविदास साहब हैं जो विभागाध्यक्ष हैं, और उनका समय बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। उन्होंने आज अपना समय हम लोगों को दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद करते हुए आगे भी हम अगर सुनना चाहें, अगर उनके पास टाइम हो, अगर हमें मार्गदर्शन करें तो हम उनसे अवश्य निवेदन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय करते हुए अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। पुनः नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज के अध्यक्ष जी उद्बोधन दिए और उपस्थित सभी वक्ताजनों ने आज के विषय पर तिलका मांझी के जीवन संघर्ष पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनके योगदान पर, उनके संघर्ष पर विशेष चर्चा रखकर उपस्थित सभी आरबीएम के सदस्यों को ज्ञान अर्जन किया है। और इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के आरबीएम के जो चैनल है आरबीएम इंडिया, उस पर जाएगी। और 1000 सब्सक्राइबर, 1100 सब्सक्राइबर उस पर हैं, वो साथी भी सुनेंगे और अन्य साथी भी सुनेंगे। और हम डॉक्टर साहब के उद्बोधन का लाभ सभी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार सभी साथियों का। और आगे भी हम आशा करते हैं कि सभी साथियों पर अन्य विषयों पर ऐतिहासिक जो सच्चाई है, जो इतिहास के साथ टेम्परामेंटिंग की गई है और उसको हमारे साथियों तक नहीं आने दिया है। हमारे इतिहास को, जो वीरता के इतिहास है, उसको हिडन कर दिया गया है, इतना छुपा दिया गया है कि वो कहीं मिलने से नहीं मिलता है। तो हमारे जो साथी गहन अध्ययन से निकाल कर लाते हैं, बड़ी मुश्किल से लाते हैं, पढ़ने की आदत अब बहुत कम लोगों में हो गई है, शॉर्टकट उन्हें यूट्यूब से या कहीं के मैसेज से या ग्रुप से मिल जाता है, उसी आधारित अपनी जानकारियां शेयर करती हैं। तो इससे क्या है, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन समाज में चली जाती है, इसका समाज को फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। तो सभी वक्तागण जो भी आगे आएंगे, उनसे निवेदन है कि एथेंटिक बुक या राइटर के आधार पर ही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। फॉल्स इंफॉर्मेशन मिसिंग डालती हैं और गुमराह करती हैं। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी साथियों के
माइक के रीओपन करने की अनुमति देता हूं। और आज का समय लगभग हो चुका है, इसलिए आज के सेशन को यही समापन करते हैं और सभी साथी अपने माइक को रीओपन करें और सब